अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन। आज का हमारा उन्वान है लॉ सेट 2024। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स का, जिन्होंने एक प्रोग्राम रखा लॉ सेट 2024 पर, जिसमें इनके रेगुलर सीरीज़ चल रहे हैं लॉ सेट प्रिपरेशन पर, लॉ सेट काउंसलिंग पर और लॉ सेट एडमिशन पर। इनके रेगुलर सीरीज़ चल रहे हैं। इसी का एक पार्ट है ये लॉ सेट एडमिशन 2024 का। आज हम लोग का हमारा उन्वान ये है कि लॉ सेट का एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कैसे की जाए। पिछले कई सालों से बार काफ़ी एक्सेल हो चुका है और कंपटीशन काफ़ी हाई है। इनफैक्ट इस साल का तो स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि जितने स्टूडेंट ने इनरोल किया है उस हिसाब से 1:5 का रेशियो है कन्वीनर कोटा में सीट्स के लिए। तो आपको काफ़ी टफ रहेगा सीट एक्वायर करना। तो आप लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन की तरफ अपने ध्यान दीजिए। मैं कुछ डेटा शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ कि 2024 के लिए, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो चुके हैं, तो जो डेटा रिलीज़ हुआ है लॉ सेट 2024 की तरफ से, वो डेटा ये कह रहा है कि 50,648 कैंडिडेट्स ने इनरोल किया है लॉ सेट 2024 के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट 36,079 कैंडिडेट्स LLB 3YDC के लिए उन्होंने रजिस्टर किया है। 10,197 कैंडिडेट्स LLB 5YDC जो इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने रजिस्टर किया है, और 4,408 कैंडिडेट्स LLM जो मास्टर कोर्स होता है लॉ में उसमें इनरोल किया। अब 50,000 कैंडिडेट्स में से 36,000 कैंडिडेट जो इनरोल हो रहे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको सीट मिले LLB 3YDC में। हम अगर पिछले काफ़ी सालों के रुझान अगर देखते हैं उस हिसाब से अगर हम टैली कर रहे हैं, तो अगर अप्रॉक्सीमेटली 60% कैंडिडेट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर रहे हैं, जो एक अच्छा डेटा होता है 60%, तो वो होता है नियर अबाउट 20,000 कैंडिडेट्स इस साल लॉ सेट 2024 क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो सीट्स अवेलेबल है लॉ सेट 2024 में, LLB 3YDC में 4,800 सीट्स अवेलेबल है थ्रू आउट तेलंगाना। मुख्तलिफ कॉलेजेस है तेलंगाना में, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैदराबाद और उसके सराउंड्स में हैं, बाकी कुछ कॉलेजेस अजला में हैं। इसमें कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेजेस मिलाकर 4,800 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें कन्वीनर सीट जो होती हैं, जिसका एडमिशन प्रोसेस कन्वीनर के थ्रू होता है, जिसके लिए लॉ सेट का रैंक आना मैंडेटरी होता है, उसमें जाएंगे लगभग 4,000 सीट्स। तो आपको ये 4,000 सीट्स में सीट के लिए कोशिश करना है। और अगर हमारे रुझान के हिसाब से अगर 20,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो रहे हैं लॉ सेट 2024 3YDC कैटेगरी में, तो इसमें एडमिशन का रेशियो रहेगा 1:5, मतलब 4,000 सीट्स के लिए 20,000 स्टूडेंट्स compete करेंगे। तो आपको ये सोच के चलना है कि जो है आपका रैंक जितना बेहतर रहेगा, आपको सीट मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। और हमारे पास जो पिछले साल का डेटा अवेलेबल है उसमें तकरीबन 17 कॉलेजेस है हैदराबाद और उसके सबब्स में। हम अजला के कॉलेजेस को अभी कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ हैदराबाद और उसके सबब्स के कॉलेजेस में लगभग 17 कॉलेजेस अवेलेबल हैं, जिसमें LLB 3YDC अवेलेबल है, और लगभग 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें LLB ऑनर्स भी ऑफर कर रहा है। LLB ऑनर्स एक स्पेशलाइज कोर्स है LLB में, जो सिर्फ 3 कॉलेजेस में अवेलेबल है। तो आप LLB ऑनर्स के लिए भी अपने आप को प्रिफर कर सकते हैं। हम इसके डिटेल आगे देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होगा, कैसा होगा, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या तैयारी होगी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 90 मिनट्स का, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे। तो एक क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपके पास मैक्सिमम टाइम है 45 सेकंड्स। मतलब आप 45 सेकंड्स में अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाना है। आप अगर एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले रहे हो तो मतलब ये सोच के चलिए कि आप सिर्फ 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आउट ऑफ 120। आपको सारे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपका मैक्सिमम टाइम रहेगा 45 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो रहेगा वो रहेगा जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज रहेगी इसमें, और मेंटल एबिलिटीज रहेंगे। मेंटल एबिलिटीज में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी रहेंगे, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रहेंगे, आपके एनालिटिक्स यूज होंगे, सिंपल एनालिटिक्स यूज होंगे। ये रहेगा 30 क्वेश्चंस। काफ़ी इजी है ये सब्जेक्ट क्रैक करना। तो इसके लिए आपको जो 30 क्वेश्चंस है आप ये सबसे कम स्पैन में कर सकते हो। इसके लिए आपको टाइम चाहिए सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स। ये अगर आप सेक्शन 30 सेकंड्स में अटेम्प्ट करते हो तो आपको पार्ट भी इजी हो जाएगा। ये क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें
इंग्लिश वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, मेंटल एबिलिटीज़ के क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी ईजी है आंसर करना। और फिर होगा पार्ट बी। पार्ट बी जो रहेगा वो अगेन 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट बी डील करेगा करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स मोस्टली 2023-24 के करंट अफेयर्स आएंगे और ज़्यादातर करंट अफेयर्स तेलंगाना से रिलेटेड आएंगे। कुछ करंट अफेयर्स प्रेजेंटली इंडियन करंट अफेयर्स और ग्लोबल करंट अफेयर्स भी रहेंगे। करंट अफेयर्स में आप जितना ज़्यादा अपने आप को अपडेट रखते हैं थ्रू न्यूज़पेपर्स, जितना आप अपने आप को अपडेट रखते हैं उतना आपको ईजी रहेगा। करंट अफेयर्स में जियोपॉलिटिक्स भी आएगी। जियोपॉलिटिक्स काफ़ी 8 से 10 क्वेश्चन तो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड रहेंगे करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको, अगर आप डे टू डे लाइफ में अपडेटेड हो, रोज़ आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा। करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस है। इसको भी कोशिश करिए कि 30 टू मैक्सिमम 40 मिनट्स के अंदर ख़त्म करना है हमारे को। ये सोच के चलिए कि हमारे को जो है जिससे 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है करंट अफेयर्स का। और उसके बाद रहेगा पार्ट सी। पार्ट सी जो रहेगा ये सबसे मेन सेक्शन है इसका। पार्ट सी में रहेंगे 60 क्वेश्चंस। इसके लिए आपको कंप्लीट 1 आवर चाहिए। मिनिमम 50 मिनट्स मैक्सिमम 60 मिनट्स के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है। तो मतलब पार्ट ए और पार्ट बी आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है और पार्ट सी के लिए आपको 50 टू 60 मिनट्स चाहिए। पार्ट सी में जो रहेगा एप्टीट्यूड ऑफ स्टडी ऑफ लॉ, बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे लीगल स्टडीज के लिए, बेसिक लॉ के क्वेश्चंस रहेंगे। कोई इनडेप्थ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, काफ़ी सिंपल काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आएंगे। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, ऐसे काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। इन सिंपल क्वेश्चंस को आपको आंसर करने के लिए आपको थोड़ी सी लीगल नॉलेज चाहिए। अगर आप आर्टिकल्स पढ़ लें तो आपके लिए आसान होगा। ख़ास तौर से आर्टिकल 11 से आर्टिकल 30 के बीच में आप स्टडी करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है स्टडी करें। हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें नीचे डाल देंगे ताकि आपके लिए ये आसानी होगी ये मटेरियल स्टडी करने के लिए, क्योंकि आप ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन का टाइम है। तो आपको प्रिपरेशन काफ़ी कैलकुलेटेड अंदाज में करना है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा आप डेटा लेंगे और अपने दिमाग में डंप कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत कैलकुलेटेड अंदाज में प्रिपरेशन करना है कि टाइम बिल्कुल लिमिटेड है। और पैनिक नहीं होना एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन को आप एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करेंगे अब मैं आपको उसके लिए भी बताऊंगा। एग्जामिनेशन जो रहेगा, क्योंकि जो लॉसेट ने अपना शेड्यूल रिलीज़ किया है वो 3 फेजेस में रहेगा। फर्स्ट मॉर्निंग रहेगा, सेकंड आफ्टरनून रहेगा, थर्ड इवनिंग रहेगा। मॉर्निंग और आफ्टरनून का जो एग्जामिनेशन रहेगा वो LLB 3YDC के स्टूडेंट्स को रहेगा। LLB 3YDC के जो 36,000 स्टूडेंट्स है इनको उन्होंने 2 स्लॉट में डिवाइड किया, 18,000 इन स्लॉट 1 एंड 18,000 इन स्लॉट 2। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों का पेपर अलग आएगा। स्लॉट 1 में 18,000 स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे, स्लॉट 2 में 18,000 स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे। तो आपका जो भी स्लॉट है वो आपके हॉल टिकट पर आ चुका होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपना हॉल टिकट भी डाउनलोड कर लिया होगा। आपको एग्जामिनेशन में मिनिमम 1 आवर पहले आपको एग्जामिनेशन में रहना है, 1.5 आवर्स पहले। जैसा अगर आपका एग्जामिनेशन 4 o'clock से शुरू होता है तो आपका रिपोर्टिंग टाइम 3 o'clock रहेगा। अगर आपका एग्जामिनेशन 10 o'clock शुरू होता है तो आपका रिपोर्टिंग 9 o'clock रहेगा। आपको मिनिमम 1.5 आवर्स पहले रिपोर्ट कर सेंटर पर रहना है और 1 आवर पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में अंदर रिपोर्ट करना है। ये आप सोचिए कि पहला एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा 9 बजे से 10:30 बजे के दरमियान में। इसके लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर में 8 बजे रहना होगा। दूसरा एग्जामिनेशन होगा 12:30 बजे, इसके लिए आपको 11:30 बजे एग्जामिनेशन सेंटर में रहना होगा। और तीसरा एग्जामिनेशन होगा 4 बजे, जिसके लिए आपको 3 बजे एग्जामिनेशन सेंटर में रहना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर में आप जाएंगे तो उसके साथ आपके साथ कुछ प्रीरिक्विजिट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स साथ में कैरी करेंगे। यही डॉक्यूमेंट्स अलाउ है, इसके अलावा कोई और चीज़ अलाउ नहीं रहेगी। कोई स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस अलाउ नहीं रहेंगे। आपको एक पेन अलाउड रहेगा, एक पेंसिल अलाउड रहेगी, दैट्स इट। आपको वॉचेस भी अलाउड नहीं है। ये काफ़ी सारे यहाँ पर आपको चेकिंग होगी और यहाँ पे इसके लिए आपको, इसीलिए आपको 1 घंटा पहले रिपोर्ट करना है। एग्जामिनेशन में जो आप डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करोगे वो रहेगा ये लॉसेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे स्टूडेंट्स के पास ये होगा लॉसेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस लॉसेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो राइट साइड कॉर्नर पे यहाँ पे एक ब्लॉक है कि अटैच योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड अटेस्टेड विद एनी गेजेटेड ऑफिसर और एल्स योर प्रिंसिपल ऑफ योर ग्रेजुएशन कॉलेज या इंटरमीडिएट कॉलेज। अगर 5IDC के कैंडिडेट्स है तो इंटरमीडिएट के कॉलेज, या अगर
3YDC कैंडिडेट्स है तो उनके लिए डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाना है, या किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्ट करवा सकते हो। ये करवाना मैंडेटरी है। आपको यहाँ पे अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इस जगह पर मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इस प्लेस पर राइट साइड कॉर्नर में, यहाँ पे आपको अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करनी है और इसको गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवानी है। गेजेटेड ऑफिसर आपको कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, एरिया पीएस के एसएचओ भी गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, इनसे आप अटेस्ट करवा सकते हैं। ये आप अटेस्ट करवा के रेडी रखें। इसके साथ आपको जो कैरी करना है वो रहेगा ये हॉल टिकट, ये साथ में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये भी आपको कैरी करना रहेगा, ये आप कैरी करेंगे। और तीसरी चीज़ आप कैरी करेंगे अपना कोई भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ आप साथ में कैरी करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी साथ में कैरी करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब वाकिफ़ होंगे कि ये एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो आपको सारे सिस्टम पे आपको यहाँ पे अंदर जाने के बाद एक रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको सिस्टम अलॉट होगा। आपको सिस्टम अलॉट होने के बाद आपका टाइमर शुरू होगा, वहाँ से आपको 90 मिनट्स एग्जामिनेशन चलेगा। इस दरमियान में कैंडिडेट्स अगर उनका एग्जामिनेशन 90 मिनट से पहले भी हो जाता है तो वो एग्जामिनेशन हॉल छोड़ नहीं सकते। पूरा 90 मिनट्स आपको बिताना ही होगा और आपको अपीयर करना है सारे क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस। बेहतर रहेगा कि सारे क्वेश्चंस अपीयर करेंगे। जैसा आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो वहाँ पे ग्रीन ब्लिंक होगा, और आप कोई क्वेश्चन लेफ्ट कर रहे हैं तो वो वाइट ब्लिंक होगा, और आप कोई क्वेश्चन के लिए वहाँ रिव्यू भी क्लिक कर सकते हैं, वो पर्पल कलर में आएगा। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और ये कोशिश ये करिए कि हर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें, ताकि आप जो आंसर कर रहे हो वो आपको आंसर समझ में आए कि आंसर क्या ये आंसर एक्यूरेट है या नहीं है। कभी आंसर्स कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको लगता है कि शायद ए बिट होगा या बी बिट होगा, उसके लिए क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए ताकि आपको आसान आंसर समझने के लिए आसानी हो गई। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो है कितने मार्क्स के लिए आप लोग क्वालिफाई होंगे। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इस साल के लिए LLB 3YDC के लिए और LLB 5YDC के लिए वो रखा गया है लॉसेट की तरफ से। OC कैटेगरी और BC कैटेगरी के लिए 42 मार्क्स। अगर आप 42 स्कोर करते हो तो आप क्वालिफाई होंगे, दैट इज 35% ऑफ मार्क्स। अगर आप 41 भी स्कोर करते हो तो आप क्वालिफाई नहीं होगे, आप नॉट क्वालिफाइड आएंगे। नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कन्वीनर सीट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। 42 स्कोर करने पे आप कन्वीनर सीट के लिए एलिजिबल तो हो जाएंगे, लेकिन 42 मार्क्स में आपको सीट मिलना बहुत मुश्किल है। आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 70 मार्क्स। 120 में से आप 70 मार्क्स स्कोर कर लिए, इंशाल्लाह आपको श्योर शॉट अच्छे से अच्छे कॉलेज में हैदराबाद में आपको सीट मिल जाएगी। फिर मैं कह रहा हूं कि आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 70 मार्क्स। 70 से कम स्कोर करेंगे तो आपके कॉलेज के ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे। लिमिटेड ऑप्शंस में आपको जो कॉलेज मिलता है उसी कॉलेज में आपको पढ़ना होगा। अब रहा लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, तेलंगाना के अतराफ में 17 कॉलेजेस हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही माइनॉरिटी कॉलेज है। वो एक माइनॉरिटी कॉलेज में आपको सीट्स के थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा। बाकी सारे कॉलेजेस जितने तेलंगाना में हैदराबाद के अतराफ में है, हैदराबाद के अतराफ में वो एक ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और बाकी सारे नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो लगभग सारे कॉलेजेस में 60 से 240 300 तक के बीच में सीट्स होते हैं, जिसमें 80% सीट्स कन्वीनर कोटे के होते हैं और 20% सीट्स मैनेजमेंट कोटे की होती हैं। जो इसकी फीस होती है वो होती है ईयरली रफली अराउंड 20,000 से लेकर 35,000 के बीच में कन्वीनर कोटे की फीस। मैनेजमेंट कोटे की जो फीस होगी वो कॉलेज डिसाइड करेगा, वो आपको उसकी अपडेट आपको कॉलेज में ही मिलेगी। कन्वीनर कोटे की जो पिछले साल की फीस थी 20,000 से स्टार्ट हो रही थी और कॉलेजेस से 38,000 तक भी कन्वीनर कोटे की फीस थी। तो आपकी यही रहेगी कन्वीनर कोटे की फीस। इसके अलावा आपको कुछ स्पेशल फीसेस रहेगी कॉलेज में जो आपको कॉलेज में पे करना रहेगा। अब इसमें कौन से कैंडिडेट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है और कौन से कैंडिडेट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। हर वो कैंडिडेट जो ST, SC, BC या माइनॉरिटी कोटे में आते हैं और जिनकी पेरेंटल इनकम लेस देन 2 लाख रुपीज़ है अर्बन एरिया में, वो लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। स्कॉलरशिप के लिए अपर एज लिमिट OC कैटेगरी माइनॉरिटीज़ के लिए होती है 29 ईयर्स फॉर LLB 3YDC और 24 ईयर्स फॉर LLB 5YDC।
और बीसी कैटेगरी के अगर कोई कैंडिडेट्स है एसटी एससी या बीसी कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए 34 ईयर्स फॉर एलएलबी 3/DC एंड 29 ईयर्स फॉर एलएलबी 5/DC। तो ये ध्यान में रखिए कि आपकी एज भी इंपॉर्टेंट रखती है कि आप किस एज में कोशिश कर रहे हो। अगर आपकी एज ओसी कैटेगरी में है और आप 3/DC के लिए जा रहे हैं, 29 के अंडर है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल है। इंशाल्लाह आपको सारी की सारी फीस, जितनी कन्वीनर कोटे में फीस होती है, वो सारी फीस आपको स्कॉलरशिप में फीस रिम्बर्समेंट हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो स्टेट गवर्नमेंट की फीस रिम्बर्समेंट स्कीम चलती है। वैसे ही होगा 5/DC के लिए। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको सारी की सारी फीस कन्वीनर कोटे में, जितनी आपको फीस कन्वीनर की तरफ से अलॉट होती है, वो सारी आपको फीस रिम्बर्समेंट में आ जाएगी। अगर आप लोग एज क्रॉस कर चुके हो तो आपको एडमिशन के टाइम पे कन्वीनर की जो फीस होती है फुल पेमेंट करना होगा, तभी आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये ध्यान में रखिए कि आपका एज क्राइटेरिया कैसा है। इसके बाद आप लोग क्वालिफाई होने के बाद आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, पिछले कई सालों के रुझान ये है कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो मई या जून में हो जाता है। उसके बाद काफ़ी सारे लोग इंतज़ार में रहते हैं कि काउंसलिंग कब शुरू होगी, काउंसलिंग कब शुरू होगी, और इंतज़ार में लोग कई उम्मीद छोड़ देते हैं और छोड़कर कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5/DC के लिए कोशिश करते हैं, वो देखते हैं कि जो है काफ़ी टाइम डिले हो रही है काउंसलिंग में, उस वजह से वो लोग ग्रेजुएशन कोई और सब्जेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं। और वैसे ही जो है LLB 3/DC जो कैंडिडेट्स कोशिश कर रहे हैं, वो LLB 3/DC की जगह है कोई और दूसरा कोर्स, जो कोई और दूसरा मास्टर्स ज्वाइन करते हैं। तो आपको यहाँ पे सब्र का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से ये रुझान देखा जा रहा है कि जो LLB की काउंसलिंग होती है वो सारे दूसरे कोर्सेज की काउंसलिंग के बाद होती है। तो एक मोटा मोटा एक अंदाज़ा ये रख के चलिए कि आपकी काउंसलिंग सितंबर से पहले शुरू नहीं होने वाली है। पिछले काफ़ी सालों से तो यही चल रहा है कि जो है सितंबर में कहीं काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है। तो उम्मीद करता हूँ शायद इस साल तेलंगाना गवर्नमेंट कुछ उसको जल्दी कर दे, और क्योंकि दूसरे सारे कोर्सेज़ के एडमिशन जल्दी शुरू हो रहे हैं। और जैसे डिग्री का दोस्त का एडमिशन का तो फर्स्ट फेज हो चुका है, वैसे इंजीनियरिंग का नोटिफिकेशन आ गया है और मुख्तलिफ कोर्सेज का नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल शायद तेलंगाना गवर्नमेंट लॉ की काउंसलिंग भी जल्दी कर दे। लेकिन आपको सब्र का मुजाहरा करना होगा कि काउंसलिंग, ये सोच के चलिए कि काउंसलिंग सितंबर से पहले चालू नहीं होने वाली है। पिछले काफ़ी सालों से वही देखा जा रहा है। तो इस साल भी काउंसलिंग शायद सितंबर तक चलेगी, शुरू होगी, और चलते चलते वो काउंसलिंग ख़त्म होते होते शायद नवंबर पहुंच जाए। तो आपको ये सोचना नहीं है कि आपका कोई एकेडमिक ईयर लॉस नहीं हो रहा है। आपका 3 साल का कोर्स रहेगा, वो इंशाल्लाह 3 साल में ख़त्म हो जाएगा, और जो 5 साल का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनका 5 साल में कोर्स ख़त्म हो जाएगा। कोई एकेडमिक ईयर लॉस नहीं होगा। लेकिन यही होगा कि जो है ये 3-4 महीने का डिले होगा। ये 3-4 महीने आपको थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करना है कि अगर आपको लॉ में एडमिशन चाहिए तो ये आपको थोड़ा होल्ड करना होगा। इसके अलावा जो आपकी चीज़ें देखनी है कि आपके लिए पिछले 3 साल से एक चीज़ देखी जा रही है कि जो कैंडिडेट्स डिस्टेंस एजुकेशन में जिसने ग्रेजुएशन किया है, उन कैंडिडेट्स को थोड़ी दिक्कतें आ रही है एडमिशन के लिए। अगर किसी कैंडिडेट ने डिस्टेंस एजुकेशन में अपनी डिग्री की है इंटरमीडिएट के बाद, में उन्हीं कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जो 10th इंटरमीडिएट उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन में उन्होंने डिग्री की है, कोई भी यूनिवर्सिटी से तेलंगाना की डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री की है, तो उनके लिए अभी एडमिशन तो हो रहा है लेकिन इनरोलमेंट में कुछ दिक्कतें आ रही है। तो शायद इंशाल्लाह जब तक आप लोग कोर्स कंप्लीट कर लो, तो शायद जब तक इनरोलमेंट खुल जाए, शायद इंशाल्लाह जब तक बार काउंसिल अपने नॉर्म्स रिलैक्स कर दे, तो आपको एडमिशन तो हो जाएगा। एडमिशन में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर आपने किसी तेलंगाना की यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन में डिग्री की है, आपने डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री कोई यूनिवर्सिटी जो तेलंगाना के बाहर है वहाँ से की है, तो फिर आपको उस्मानिया यूनिवर्सिटी अप्रोच होना है और उनसे एक इक्वलेंसी सर्टिफिकेट लेना है। वो इक्वलेंसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा, नहीं तो आपका बाद में कन्वीनर में एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर किसी कैंडिडेट ने रेगुलर एजुकेशन तेलंगाना के बाहर से किया है, तो उनके लिए वो लोग नॉन लोकल काउंट होंगे। उनके नॉन लोकल में सिर्फ 15% नॉन लोकल कैटेगरी के सीट्स होते हैं, सिर्फ उसी 15% कैटेगरी में वो लोग एलिजिबल है। तो उनके लिए भी इक्वलेंसी मैंडेटरी है, और उनके लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट जो चाहिए कि उनको माइग्रेशन चाहिए जिस भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने कंप्लीट किया है, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उनको इक्वलेंसी लेना होगा। क्योंकि मुख्तलिफ जितने कोर्सेज तेलंगाना में, हैदराबाद में लॉ के चल रहे हैं, वो सारे कोर्सेज तेलंगाना में बिलखुसूस हैदराबाद में जो चल रहे हैं वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। इसके अलावा नलगुंडे में जो चल रहे हैं वो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से चल रहे हैं, करीमनगर में एक चल रहा है, और खम्मम में चल रहे हैं वो काकतिया यूनिवर्सिटी से चल रहे हैं। तो ज़्यादातर जो कॉलेजेस एफिलेटेड है, 17 कॉलेजेस
28 में से 17 कॉलेजेस उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड है। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेजेस में आप लोग कोशिश कर रहे हो, ये सारे कॉलेजेस में आपको एडमिशन का क्राइटेरिया ही सेम रहेगा। अब मैं आपको जिक्र करूंगा कि आपको एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पे। काउंसलिंग के टाइम पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो रहेगा आपका ओरिजिनल एसएससी, ओरिजिनल इंटरमीडिएट, और अगर आप लोग 5ITC के लिए हैं तो इंटरमीडिएट, इसके साथ आपको चाहिए क्लास 1 से इंटरमीडिएट तक के बोनोफाइड्स, इंटरमीडिएट की टीसी, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और अगर आप ST, SC या BC का रिजर्वेशन होल्ड करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप फीस रिइंबर्समेंट के लिए जा रहे हो तो इनकम सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सितंबर से पहले अपने सारे रेडी करके रखने होंगे। बिलखुसूस कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, अगर कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लेना चाह रहा है और कोई इनकम सर्टिफिकेट में फीस रिइंबर्समेंट लेना चाह रहा है तो सितंबर से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। और कैंडिडेट जो 5ITC के हैं उन कैंडिडेट्स के लिए 10th ओरिजिनल चाहिए, इंटरमीडिएट ओरिजिनल चाहिए, डिग्री का ओरिजिनल कंसोलिडेट चाहिए और प्रोविजनल चाहिए डिग्री का, आधार कार्ड चाहिए, और उनके लिए भी सेम कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय MRO और इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय MRO। और जो कैंडिडेट्स जो मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट्स है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट ये जरूरत पड़ती है कि वो उनको अपना माइनॉरिटी स्टेटस शो करना होगा। माइनॉरिटी स्टेटस शो करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, यहाँ तो आपके SSC के TC की जीरोक्स कॉपी चाहिए जिसमें आपका रिलीजन एज इस्लाम मेंशन्ड होगा, या आप अपने स्कूल से जाकर एक लेटर लेकर आइए, वहाँ पे स्कूल में वो लोग माइनॉरिटी लेटर इशू करेंगे। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो रेगुलर के लिए अलग इशू करेंगे, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट है तो उनके लिए अलग इशू करेंगे। उसका आपको प्रोफॉर्मा यहाँ पे मिल जाएगा, खान एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स के ऑफिस में आप प्रोफॉर्मा कलेक्ट कर सकते हो उसका, कि कैसे आपको माइनॉरिटी स्टेटस का एक प्रोफॉर्मा रहेगा। वो माइनॉरिटी स्टेटस का प्रोफॉर्मा आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, सिर्फ स्कूल के प्रिंसिपल का ही एक्सेप्टेबल है, कॉलेज का कोई प्रिंसिपल का आपको लेटर वैलिड नहीं रहेगा। इसके अलावा आप जो है किसी भी मस्जिद कमेटी से लेटर ले सकते हैं, वो लेटर भी आपको माइनॉरिटी स्टेटस के लिए एलिजिबल रहेगा। जब तक आपके पास माइनॉरिटी स्टेटस का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं आएगा, माइनॉरिटी कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। बिलखुसूस तेलंगाना में एक ही माइनॉरिटी कॉलेज है और काफ़ी उसका अच्छा स्टैंडर्ड है, काफ़ी टॉप कॉलेजेस में आता है वो। तो अगर आप माइनॉरिटी में वो स्पेसिफिक कॉलेज ट्राई करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी बिलखुसूस माइनॉरिटी आप लेटर इशू करवा लीजिए। माइनॉरिटी लेटर के बगैर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब आपको ये देखना है कि एडमिशन के प्रोसेस कब तक चलेगा। एडमिशन का प्रोसेस सितंबर में शुरू होगा और नवंबर तक चलेगा। ये लगभग 2 महीने का प्रोसेस रहता है। 2 फेज की काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग 1, काउंसलिंग 2। काउंसलिंग 1 में 80% सीट्स फिल हो जाती हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि अपना डिजायर्ड कॉलेज काउंसलिंग 1 में ही सेलेक्ट कर ले, काउंसलिंग 1 में ही मिल जाए। सेकेंड होता है काउंसलिंग 2। काउंसलिंग 2 में मैक्सिमम 20% सीट्स ही आते हैं, और स्पेशल कैटेगरी जैसे NCC कैटेगरी हो गया या कैप, चिल्ड्रन ऑफ आर्म पर्सन, उन्हीं के लिए स्पेशल कैटेगरीज काउंसलिंग 2 में आती है। इसके अलावा होती है स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन की तो अलग से नोटिफिकेशन आएगा। तो आप ये कोशिश करिए कि आपको सारे काउंसलिंग 1 में आपका डिजायर्ड कॉलेज मिल जाए। अब अगर कैंडिडेट कोई माइनॉरिटी कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट है, तो उनके लिए क्या कट ऑफ रैंक होना चाहिए जाके उनको माइनॉरिटी कॉलेज में सीट मिल जाए। तो एक मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से 4000 या उससे बिलो अगर आपका रैंक होता है तो आपको सीट मिलने के इम्कान ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। मैं ये मेल के लिए कह रहा हूं, मेल कैंडिडेट 4000 रैंक, फीमेल कैंडिडेट के लिए 7500 तक भी आपको चांसेस है सीट्स मिलने के लिए। तो ये याद रखिए कि 4000 आपका 4000 या उसका बिलो आपका रैंक हो तो आपको माइनॉरिटी कॉलेज में सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप अगर आपको नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं तो वहाँ भी आपको OC कैटेगरी अगर हो तो 4000 मैक्सिमम 5000 तक ही सीटें जाएंगी। 5000 रैंक के अबाव OC कैटेगरी में नहीं जाती है। BC कैटेगरी में आपको फिर भी 6000 6500 रैंक तक कोशिश कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए उसी कैटेगरी में आपको 8000 तक सीट्स मिलने के इम्कानात है, और BCE कैटेगरी होती है या दूसरे ST SC कैटेगरीज में आपको 10,000 रैंक तक भी मिल सकती है सीट। तो इसके लिए आपको मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको 70 मार्क्स के लिए कोशिश करना है। 120 मार्क्स का जो पेपर है उसमें 70 गेन करने की कोशिश करना है। 42 तो जैसे कट ऑफ है, 42 में तो आप एलिजिबल हो जाओगे काउंसलिंग के लिए, लेकिन 42 में सीट मिलना के इम्कानात बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो आप कोशिश ये करिए कि आपका रैंक 4000 के बिलो हो
और 4000 के बिलो रैंक लाने के लिए आपको स्कोर करना है 65 to 70 मार्क्स। 70 मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर है। 70 स्कोर में आप इंशाअल्लाह ताला मेरे हिसाब से आपको कहीं ना कहीं अच्छी कॉलेज में सीट मिल जाएगी। ये तो हुआ इसके डिटेल्स। इसके अलावा जो है आपको आपने सारा प्रोसेस तो देख लिया होगा कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद आपको रैंक कार्ड जो आएगा वो आएगा लगभग एग्जामिनेशन से 5 दिन के बाद आपको की रिलीज हो जाएगी। जैसे आप एग्जामिनेशन खत्म करोगे आपको 5 दिन में की रिलीज हो जाएगी। मैं सबसे सारे मेरे व्यूअर से इल्तिजा करता हूं कि अपनी अपनी की डाउनलोड कर लीजिए फॉर ए सेफर साइट। आपकी की से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको मार्क्स कितने आएंगे। और रैंक कार्ड इशू होने के लिए लगभग 30 डेज का टाइम लगेगा। रैंक कार्ड जैसे अगर एग्जामिनेशन हो रहा है कि 3 जून को एग्जामिनेशन हो रहा है तो इसका की रिलीज होगी 5 या 6 जून को की रिलीज होगी, और की सिर्फ 3 दिनों के लिए ही रहेगी ऑनलाइन में। 3 दिन के अंदर आपको अपनी की डाउनलोड करना है। टीएस लॉसेट की वेबसाइट पे आपको की अवेलेबल रहेगी, वहां से आपको मास्टर की और आपके इंडिविजुअल की दोनों मिल जाएगी। जैसे आप की डाउनलोड कर लोगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो। उसके बाद आपको फाइनल रैंक जो इशू होगा वो होगा विद इन 15 to 30 डेज में। और आपको की में ये नजर आता है कि कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शेबल है, कोई क्वेश्चन ये लगता है कि इसका आंसर गलत दिया गया है, या आपको लगता है कि क्वेश्चन ही गलत था, तो आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो। उसके लिए आपको 3 दिनों का टाइम मिलेगा ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए। आप की डाउनलोड करके कन्वीनर लॉसेट को कांटेक्ट करके अपना ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो। आपको ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम है, उसी दरमियान में आपको ऑब्जेक्शन रेस करना होगा। इसके बाद रैंक कार्ड मिलने के बाद आपको इंतजार करना है सितंबर तक नोटिफिकेशन आने का। सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये सारी डिटेल है काउंसलिंग के लिए। अब अगर मैं सीटों के बारे में बताऊं तो माइनॉरिटी एक ही इंस्टीट्यूशन है हैदराबाद में और उसमें है 180 सीट्स। एज इफ नाउ पिछले साल के हिसाब से तो 180 सीट्स है। अगर इंशाल्लाह इस साल बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो 180 सीट्स है। 180 सीट्स में कन्वीनर के होते हैं 36 सीट्स, मैनेजमेंट के होते हैं 36 सीट्स और कन्वीनर के होते हैं 144 सीट। 144 सीट कन्वीनर के हैं और 36 सीट्स मैनेजमेंट के होती हैं। तो आपको 144 सीट में compete करना है, 144 सीट। और इंशाल्लाह ये बार उम्मीद है कि शायद और एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खुल जाए। अभी तो कोशिश चल रही है उनकी, तो अगर खुल जाए तो बेहतर होगा। नहीं तो इस वक्त हैदराबाद में सिर्फ एक ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है LLB के लिए। और अगर इंशाल्लाह कोई और दूसरा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अगर बिलखरीब खुलता है तो हम हमारे चैनल पे नाज़रीन को हमारे अपडेट करेंगे कि वो उसमें कितने सीट आए हैं और वो कॉलेज का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, वो इंशाल्लाह हम वो भी अपडेट करेंगे। इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं वो बाकी के सारे कॉलेजेस नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ पे एज एन OC कैंडिडेट आप एलिजिबल होते हैं, एज ए BC कैंडिडेट भी आप एलिजिबल होते हैं, एज ए ST SC कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए एक्सक्लूसिव वुमेंस कॉलेज है जिसका नाम है आंध्रा महिला सभा। ये TYDC वालों के लिए कह रहा हूँ, उनके लिए एक्सक्लूसिव वुमेंस कॉलेज है। इसमें 60 सीट होती है। तो जो ख़वातीन पर्दानशीन ख़वातीन है जो ये चाह रहे हैं कि जो है एक ख़वातीन के कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो आंध्रा महिला सभा के लिए कोशिश करें। इसी के साथ 5IDC के लिए जो है 5IDC के लिए बिलखुसूस 5IDC में 2 कोर्सेस होती हैं, BA LLB और BBA LLB। BA LLB जो हैदराबाद में ऑफर कर रहे हैं कॉलेजेस, वो लगभग 12 कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं BA LLB। और BBA LLB जो ऑफर कर रहे हैं वो लगभग 4 कॉलेजेस ही ऑफर कर रहे हैं। और एक कॉलेज ऐसा है जो BCom LLB भी ऑफर कर रहा है। तो ये आप कोशिश कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एक कॉलेज कोशिश कर लें। इसके अलावा यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज और PG लॉ कॉलेज में BA LLB अवेलेबल है। और ख़ास तौर से BA LLB के लिए गवर्नमेंट रेसिडेंशियल कॉलेजेस भी अवेलेबल है। जो फीमेल के लिए रेसिडेंशियल कॉलेज है और मेल के लिए रेसिडेंशियल कॉलेज है। जो मेल रेसिडेंशियल कॉलेज है वो संगारेड्डी महेश्वरम में अवेलेबल है, तो शहर के काफ़ी करीब है। 60 सीट्स अवेलेबल है मेल रेसिडेंशियल कॉलेज में। कॉलेज काफ़ी अच्छा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा जो फाइनेंशियली लो प्रोफाइल बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग मेल रेसिडेंशियल कॉलेज कोशिश करिए, ताकि आपको हॉस्टल भी वहीं मिल जाए, कॉलेज भी वहीं मिल जाए। और वो कॉलेज काफ़ी अच्छा है, पिछले 2 साल पहले ही शुरू हुआ है कॉलेज का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है।
इसके अलावा BA-LLB में ज़्यादातर चांसेस है आपको सीट मिलने की। BB-LLB क्योंकि 4 कॉलेजेस में है तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। जब से मैं आपको 5IDC का जिक्र कर रहा था, अब मैं थोड़ा 3IDC का जिक्र कर रहा था, अब थोड़ा 5IDC पे आ जाऊँ। 5IDC के लिए 10,000 कैंडिडेट्स रजिस्टर कर रहे हैं। तो अगर इसमें हम सोच के चले कि 6,000 कैंडिडेट अगर क्वालिफाई होते हैं, 60% कैंडिडेट, अगर 6,000 कैंडिडेट अगर क्वालिफाई होते हैं, तो इसमें जो 5IDC में सीट्स अवेलेबल है वो अप्रोक्सीमेट सीट्स है 2,200 सीट्स अवेलेबल है 5IDC के लिए, जिसमें कन्वीनर कोटे की आती है 1,800 सीटें। 1,800 सीट है और 6,000 एप्लीकेंट इंशाल्लाह रहने के इम्कानात है। तो इसका रेशियो भी वही चलेगा 1:4 का। इसमें थोड़े चांसेस ज़्यादा है सीट मिलने के। आपको जो है हर 4 में से कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो 5IDC में थोड़ा कंपटीशन कम है। 5IDC में ये होता है कि अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में, तो बिलखुसूस क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में BA-LLB और BB-LLB दोनों भी अवेलेबल है, तो कैंडिडेट अगर क्वालिफाई भी हो जा रहा है, 42 से 45 मार्क्स स्कोर करके क्वालिफाई हो जा रहा है, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो इंशाल्लाह उनको सीट मिल जाएगी। अगर मेल कैंडिडेट है तो 45 से 50 के बीच में अगर वो मार्क्स स्कोर कर रहा है तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में इंशाल्लाह ताला आपको कन्वीनर कोटे में सीट्स मिलने के इम्कानात है। तो ये हो गया 5IDC का जिक्र। और इसके अलावा मैं एक चीज़ जिक्र करना चाह रहा हूँ कि कोई 5IDC के कैंडिडेट्स है जिन्होंने टॉस से इंटरमीडिएट किया है, तो उनके लिए भी थोड़ी आगे जाके दिक्कतें हैं। अभी तो इंशाल्लाह उनका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन जब आप अपनी वकालत की डिग्री कंप्लीट कर लेंगे उस वक्त पे बार काउंसिल का अभी प्रेजेंट जो नॉर्म है 2021 का नॉर्म है, उसके हिसाब से कैंडिडेट जो रेगुलर एजुकेशन में ही जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है या डिग्री किया है वही एलिजिबल है इनरोलमेंट के लिए। तो शायद अभी इस वक्त पे इनरोलमेंट ना हो, लेकिन क्योंकि अब हम आगे वाले 5 साल के बाद की बात सोच रहे हैं, आज हम 2024 में हैं, ये शायद रूल रिलैक्स हो जाए इंशाल्लाह। उसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं रूल रिलैक्स होने के लिए। तो 2029 तक आते आते इंशाल्लाह ताला शायद आप लोग जब तक आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, तो जब तक शायद के रूल रिलैक्स हो जाए और आप लोग इनरोलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाए, तो जो कैंडिडेट जिसने टॉस से इंटरमीडिएट किया है या जिसने NIOS से इंटरमीडिएट किया है, तो वो नाउम्मीद ना हो कि हमारा इनरोलमेंट नहीं हो तो हम लॉ डिग्री करके बेकार हो जाएगा। आप लोग एडमिशन लीजिए, इंशाल्लाह ताला लॉ कंप्लीट करिए, 5 साल के बाद रूल इंशाल्लाह रिलैक्स होगा और आप लोग एलिजिबल रहेंगे इंशाल्लाह ताला। या तो आप लोग खुद कंप्लीट करने का आप खुद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मैं हर कैंडिडेट को कहता हूं कि जो डिस्टेंस एजुकेशन में डिग्री है या इंटरमीडिएट टॉस से किया हुआ है या NIOS से इंटरमीडिएट किया है, कि ना उम्मीद ना हो और ये ना कह दे कि अफवाहों पे सुन के कि ये लोग लॉ के लिए एलिजिबल नहीं है ताकि हम एडमिशन ही ना लें। आप लोग आगे बढ़िए, पढ़िए, आपको इसके लिए लॉ की नॉलेज मिलेगी और इंशाल्लाह ताला अगर जब तक रूल रिलैक्स हो जाए तो आप लोग इनरोलमेंट भी कर सकते हैं। अब एक आखिरी चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है इसके लिए एंट्रेंस के लिए कट ऑफ मार्क्स, शायद आप लोगों ने सबने रजिस्टर किया हो तो आपको सबको पता होगा, एंट्रेंस के लिए कट ऑफ मार्क्स होना चाहिए 42%। लेकिन क्योंकि एंट्रेंस में कोई डॉक्यूमेंटेशन आपसे पूछा नहीं जाता है, या कोई इंटरमीडिएट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स है या डिग्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, तो उनको पता नहीं होगा परसेंटेज के लिए। लेकिन अब जब काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 42% इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और ST SC कैंडिडेट्स और OC कैंडिडेट्स और माइनॉरिटी के लिए 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो इंटरमीडिएट में अगर आप इंटरमीडिएट पास किया है तो आपको 45% मार्क्स चाहिए। दैट इज़ आपका अगर 1000 मार्क का इंटरमीडिएट है तो आपको 450 मार्क्स के ऊपर चाहिए मार्क्स, तो ही आप लोग लॉ के लिए एलिजिबल है। और अगर किसी ने 500 मार्क्स का इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया है तो उनको उसमें से आपको 225 मार्क्स चाहिए, तो ही आप लोग एलिजिबल है। ग्रेजुएशन का भी वैसे ही है कि आपको मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए। तो ये एक चेक कर लीजिए आप कि आपके 45% मार्क्स है या नहीं है। अगर आपके बिलखुसूस 45% मार्क्स नहीं है तो आप लोग LLB के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे वो 3IDC हो चाहे वो 5IDC हो। 5IDC के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो लोग अपनी कोई और दूसरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लाके कोशिश करिए 3IDC में। और जो कैंडिडेट 3IDC के कोशिश कर रहे हैं, अगर उनके ग्रेजुएशन में 45 से कम मार्क्स होते हैं तो उस सूरत में उनको एक ये रास्ता है कि वो कोई और मास्टर्स कोर्स ज्वाइन करें, उसमें वो 45 एंड अबव परसेंटेज लाएं तो ही वो एलिजिबल होंगे लॉ के लिए। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन में अगर 45 नहीं है तो आप कोई मास्टर्स करिए, कोई भी 2 साल का मास्टर्स करिए, चाहे वो MBA हो, चाहे B.Ed हो, चाहे वो MA हो, या कोई भी एक मास्टर्स करिए।
उसमें आप 45 प्लस स्कोर करिए तो आप एलिजिबल हो जाओगे। इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स के लिए भी मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो इंटरमीडिएट कैंडिडेट जो सिर्फ इंटरमीडिएट में जस्ट पास हुए हैं, जिनका परसेंटेज 45 से बिलो है, वो कैंडिडेट्स ये कोशिश करें कि जो कोई और डिग्री ज्वाइन कर ले। यहाँ पे वक्त ज़ाया मत करिए, 45 से बिलो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं। माइनॉरिटी और ओसी कैंडिडेट्स के लिए बिलखुसूस कह रहा हूँ मैं। एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए तो शायद आपको 3% का रिलैक्सेशन होगा, लेकिन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए और ओसी कैंडिडेट्स के लिए आपको 45% होना ज़रूरी है। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैं जिक्र करना चाह रहा था। आप इसके ऊपर तवज्जो दीजिए और उम्मीद करिए कि आपका एग्जामिनेशन बेहतर से बेहतर जाए। मैं इसके आपको एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा और इसी के साथ मैं ये प्रोग्राम का अख्तिताम करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।